आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पर के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना हम लोगों ने पहले जानी है और आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन पर बात करेंगे। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन क्यों आवश्यक है, यह बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन संक्षेप में ये समझें कि सेल की एक्टिविटी ही लाइफ है। सेल की एक्टिविटी ही ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है। सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं। उसके लिए सेल को सबस्ट्रेट चाहिए, सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट सेल के अंदर कैसे जाते हैं और सेल किस तरह प्रोडक्ट बना करके सेल से बाहर भेजता है, इस दोनों ही कार्य में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का महत्वपूर्ण रोल है, जिसे हम लोग मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्ट बायोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट है। यह इतना बड़ा पार्ट है कि इस पर विश्व के अनेक लैबोरेटरियों में सैकड़ों तरह के रिसर्च गोइंग ऑन है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। न्यूनतम की कौन कौन से कार्य हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन या सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, पहले इस पर हम लोग बात करें। तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग फॉर द सेल। तो अब ये यहाँ एक बात समझनी है कि ये यूनिवर्सल नहीं है यह लाइन, केवल एनिमल सेल में ये आउटर कवरिंग है, जबकि प्लांट सेल और फंगल सेल में यह आउटर कवरिंग नहीं है, वहां सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल के बाद ये पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन एंकर द साइटोस्केलेटन। सेल मेम्ब्रेन के साथ कौन जुड़ा रहता है? साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन क्या है मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन यहां जाने ए सेलुलर स्केलेटन मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कंटेन इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोटीन के बने हुए स्केलेटन जो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। इसमें तीन तरह के प्रोटीन मुख्य रूप से भाग लेते हैं। एक को कहते हैं एक्टिन प्रोटीन, दूसरे को कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरे को कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। तीसरी बात है responsible for attaching to the cell to the extracellular matrix। सेल के बाहर non-living material that found outside the cell show that the cell group together form tissue। तो आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? टिश्यू भी बनाने में, दो सेल को आपस में अटैच कराने में, यानी सेल सेल एडहेशन। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल सेल एडहेशन। तो पहली बात हुई कि प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, दूसरी बात हुआ गिव शेप ऑफ द सेल, तीसरी बात हुआ इस टिश्यू के फॉर्मेशन में सेल सेल एडहेशन। अब चौथी बात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल नीड फॉर द फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट यूजिंग सेलुलर एनर्जी, यानी सेलुलर ट्रांसपोर्ट या मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्ट। द प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द सेल मेम्ब्रेन रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर सेल और द आउटसाइड एनवायरनमेंट टू कन्वर्ट द सिग्नल टू मैसेज दैट आर पास टू द ऑर्गेनेल इनसाइड द सेल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल सिग्नलिंग। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल सिग्नलिंग में भी भाग लेता है। In some cell, protein molecule in the cell membrane group together form enzyme which carry out metabolic reaction near the inner surface of the cell membrane।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन कुछ एंजाइम के तरह भाग लेते हैं। The protein helps very small molecule to get transport through cell membrane, provide the molecular traveling from the region with the lot of molecule to the region the less number of molecule। तो इन सारी बातों में प्रमुखता से आपने 5 बातें जानी। पहली बात ये कवरिंग ऑफ सेल, दूसरी बात ये अटैच विद द साइटोस्केलेटन टू प्रोवाइड द शेप ऑफ सेल, तीसरी बात रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल सेल एडहेशन, चौथी बात ट्रांसपोर्टेशन, पांचवी बात सेल सिग्नलिंग, छठवीं बात एक्ट एज ए एंजाइम और सातवीं बात भी ट्रांसपोर्ट। तो पहली सबसे प्रमुख बातें इसकी क्या है? मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्ट, कि वे कौन से ट्रांसपोर्ट हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये दो तरह के हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। वास्तव में इसको इसलिए मैंने घेरा, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है, लेकिन आप बच्चे हैं और सामान्य तरह से हमने 3 भाग में पहले बांट लिया है। अंततः आप पाएंगे कि बल्क ट्रांसपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में 3 बातें हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। या एक लाइन में कहे कि डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप आते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप। बल्क ट्रांसपोर्ट 2 तरह के होते हैं, इंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर मटेरियल जाना इंडोसाइटोसिस, सेल से बाहर मटेरियल निकलना एक्सोसाइटोसिस, और इंडोसाइटोसिस 2 तरह के होते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट का पहला पॉइंट है नो एनर्जी नीडेड, नो एटीपी रिक्वायर्ड। यह वैसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पहला पॉइंट होगा कि मस्ट बी नीडेड एटीपी, रिक्वायर द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ड्रॉन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो अगर एनर्जी नहीं खर्च होती है तो इस ट्रांसपोर्ट में मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रेवल करता है, इसको कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसलिए यहाँ क्या होगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर द यूज ऑफ प्रोटीन कैरियर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, कि यहाँ पर भी प्रोटीन कैरियर की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ दोनों सिमिलर है। यहाँ भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन कैरियर की जरूरत होती है। इंक्लूड ऑस्मोसिस एंड सिंपल डिफ्यूजन व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रोटीन कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। यह बात लिखा जा रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस भी कभी कभी प्रोटीन रिक्वायर करता है, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे। इंक्लूड endocytosis movement and the large molecule into shell membrane folded around the molecule। तो देखें यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही इंडोसाइटोसिस है और वास्तविकता यही है। अब आप यहाँ देखिए डायग्रामेटिक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल के द्वारा सीधे जो लिपिड में सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, और नहीं तो क्या होगा? चैनल प्रोटीन के माध्यम से जो मॉलिक्यूल है वो भी ट्रांसपोर्ट होंगे। ये दोनों ही बातें सिंपल डिफ्यूजन की है। अब इसके बाद ये तीसरा है, यहां भी कैरियर प्रोटीन लगा हुआ है, लेकिन कैरियर प्रोटीन में एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? स्पीड अप डिफ्यूजन कराएगा। इसलिए ये बातें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की होती हैं। तो ये बात क्या हो गई? सिंपल डिफ्यूजन की हो गई, और ये बात क्या हो गई? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हो गई, और ये दोनों मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कैसे समझ रहे हैं? देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ऊपर में क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, और इधर क्या है? लो पोटेंशियल ग्रेडियंट या लो कंसंट्रेशन। अब लो, ये तो अभी हाई से लो की ओर जा रहे थे ना,
अब आइए देखते हैं ये लो से हाई की ओर जा रहा है। यहां भी प्रोटीन कैरियर लगा हुआ है, लेकिन अब ये कब जा रहा है? जब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो आपने इस तरह से सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में अंतर समझा होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल का प्रवाह होगा, लेकिन एटीपी रिक्वायर होगा, और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल का प्रवाह होगा, लेकिन एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं। आपकी एनसीईआरटी की लाइन देखिए, one of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecule across it. The membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it. Many molecule can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. मैं समझता हूं कि आपको समझने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट आप समझ भी चुके हैं। ये देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो बातें हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी तीन बातें। असल में ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, जिसे हम आगे क्लियर करेंगे। तो आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट में तीन बातों पर ध्यान रखना है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? जिसमें एक चैनल प्रोटीन की आवश्यकता है। यही चैनल प्रोटीन ऑस्मोसिस के केस में क्या कहलाता है? एक्वापोरिन। वही बात हमने कहा था कि ऑस्मोसिस के लिए भी कभी कभी चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient from higher concentration to the lower concentration. सिंपल डिफ्यूजन क्या है? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का पहला टाइप है, पहला तरीका है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन इज द रैंडम मूवमेंट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन डाउन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। बात यार आसानी से समझ में आ रही है। मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी, मूव रैंडमली एंड कोलाइड विद ईच अदर। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल क्यों ट्रेवल करते हैं? तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। देयर आर मोर कोलिजन इन द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन देन द रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन। द रैंडम कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल स्प्रेड द मॉलिक्यूल आउट डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? एक बार समझ लें, डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सबस्टेंस इन वन रीजन कंपेयर टू द अदर रीजन। कि अगर 2 गिलास पानी ले लिया जाए, एक में 5 ग्राम चीनी और दूसरे में 10 ग्राम चीनी डाला जाए, तो क्या होगा कि जिसमें 10 ग्राम चीनी डाला गया वहां शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ गया, वाटर का नहीं, और जहां 5 ग्राम चीनी है वहां वाटर का कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अगर हम लेंगे वाटर के लिए, तो 5 ग्राम चीनी जहां डाला हुआ है वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं इन रेस्पेक्ट में जहां 10 ग्राम चीनी डाला गया है। लेकिन अगर शुगर के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात लेंगे तो शुगर की कंसंट्रेशन कहां है? जहां 10 ग्राम चीनी डाला गया है वहां ज्यादा है इन रिस्पेक्ट ऑफ जहां 5 ग्राम चीनी डाला गया है। तो अब मैं समझता हूं कि आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आसानी से समझ लिए होंगे। आइए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हम करें कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ए mediated transport that move molecule from higher to lower concentration across a membrane by means of transporter, which is a carrier protein. That is, the carrier facilitate the diffusion of the substance to the other side. कह रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? यह भी एक डिफ्यूजन है जो रैपिड होगा और इसमें भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर होगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, इधर आउटसाइड सेल में क्या है? कंसंट्रेशन हाई है
और देखिए यह मॉलिक्यूल किस प्रकार इस ट्रांसपोर्टर के द्वारा नीचे की ओर जा रहा है। तो आप समझता हूं मैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रक्रिया क्या है, यह बात आप समझ रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, चेंज इन द कन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टर, move the binding site to the opposite side of the membrane where the solute dissociate from protein। देखिए कन्फॉर्मेशनल चेंज भी आप इसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार की कन्फॉर्मेशनल चेंज हो रही है और कैसे मॉलिक्यूल जा रहा है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी आपने समझा। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या अंतर है? तो केवल एक अंतर है, बाकी सारी समानता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टर के द्वारा होगा, जो प्रोटीन चैनल प्रोटीन कहलाते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब ये कैरियर प्रोटीन जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट जो करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, वो तीन तरह के कैरियर प्रोटीन होते हैं। अब ये तीनों, एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है और एक ये प्रोटीन है। तीनों का इसको हम लोग कहा यूनिपोर्ट या यूनिपोर्टर। मैकेनिज्म का नाम यूनिपोर्ट और प्रोटीन का नाम यूनिपोर्टर। देखिए केवल एक ही डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को भेज सकता है। और ये सिम्पोर्ट है, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल एक साथ एक नहीं, दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में पास कर सकते हैं। तो ये सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट क्या है कि एक मॉलिक्यूल आउटर से इनर की ओर आएगा और दूसरा इनर से आउटर की ओर जाएगा। इस प्रकार आप अगर पूछा जाए कि सिंपल ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कितने तरह के हो सकते हैं, तो तीन तरह के हो सकते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन carrier mediate transport of single solute। An example of GALT, glucose carrier, ये GALT1 लिखा होगा। The ino4 valinomycin is also uniport carrier। तो आपने ये भी बात समझा। आइए देखते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां देखिए ये यूनिपोर्ट हो रहा है, एक मॉलिक्यूल जा रहा है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन यहां देखिए ध्यान से, कितने, दो मॉलिक्यूल गए, एक साथ दो गए तो क्या हुआ, सिम्पोर्ट हुआ। लेकिन यहां देखिए एक अंदर की ओर गया और एक बाहर की ओर गया। फिर से देखिए, देख रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। ये क्या हुआ, एंटीपोर्ट। तो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को मिला के कहते हैं कंट्रापोर्ट। अब ये गेटेड चैन है, ये वोल्टेज गेटेड है, ये भी पाए जाते हैं, इनमें बहुत सारे मॉलिक्यूल का प्रवाह होते रहता है। तो ये गेटेड चैनल है। तो इस गेटेड चैनल की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं। ये गेटेड चैनल बंद भी हो सकते हैं, खुल भी सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं वोल्टेज गेट। चैनल गेट ऑन और ऑफ एक्शन में भी इलेक्ट्रिकली और केमिकली कंट्रोल। ये आप आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए ये एक दूसरे तरह का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यहां भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगे हुए हैं, लेकिन देखिए यहां एटीपी का एक्सपेंडिचर हो रहा है। देख रहे हैं, देखिए एटीपी जा रहा है, यहां पर आप कहीं भी एटीपी नहीं देख रहे। तो ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट। यहां भी क्या है, यहां बाहर में क्या है, हाई कंसंट्रेशन है और नीचे में क्या है, लो कंसंट्रेशन है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और ये क्या है, साइटोसोल है। तो अब आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार काम कर रहा है और ये कितना इंपॉर्टेंस है। आप छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम बहुत काफी संक्षिप्त में बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा बात बता करके बोर करें। मैं उतनी ही बात कर रहा हूं जितनी की एनसीईआरटी की जुडिक्शन है, एनसीईआरटी की लिमिट, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पर। आपको क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे रिलेटेड है एनसीईआरटी से। एनीवे, आगे बढ़ा जाए। अब कहता है कि मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient from higher concentration to the lower concentration
water may also move across this membrane from higher to lower concentration. आप समझ रहे हैं? Movement of water by diffusion is called osmosis. यही बात मैंने कहा था कि osmosis is a special kind of diffusion in which only water molecule move along the high concentration area to low concentration area or the concentration grade along the concentration gradient या along the water potential. वाटर पोटेंशियल शब्द क्या है? मैं इसकी बात प्लांट फिजियोलॉजी में करूंगा, क्योंकि ये सारी बातें पुनः फिर आपको प्लांट फिजियोलॉजी में जाननी है। अब ये डिफ्यूजन, द फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इट इज द पैसिव प्रोसेस with no input of energy, significant loss of water vapor from stomata by transpiration, that is the diffusion. Keep the wall of the internal plant tissue moist. Spread ion and molecule in the protoplast. Action of the pollinator by diffusion of aromatic compounds. अब यही डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कैसे, ये देखिए। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। याद रखेंगे, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वाटर सॉल्वेंट है, ये नहीं कि सर यहां लोअर लिखा हुआ है। जब सॉल्यूट लोअर होगा तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो लोअर सॉल्यूट यानी हायर सॉल्यूशन, हायर सॉल्वेंट। तो लोअर सॉल्यूट से अगर हायर सॉल्यूट की ओर वाटर का ट्रेवल हो रहा है, यानी वाटर के संबंध में समझे तो वाटर हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर जा रहा है। थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस कितने तरह के हैं? दो तरह के। कौन कौन? इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ वाटर when surrounding solution is less concentrated, resulting in swelling of the cell. शेल के अंदर की ओर अगर वाटर जाए, इस प्रोसेस को इंडोऑस्मोसिस, सेल के बाहर की ओर जाए तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका बना हुआ है और यहां क्या है? इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये शुगर के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। तो अगर इधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे, और इधर क्या है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो निश्चित तौर से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन ये होगा, ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन इधर से, क्योंकि इधर वाटर की मॉलिक्यूल कम है। Osmosis, all living thing need water. Shall take water by diffusion. Water particle are small enough to pass through the shell membrane. Osmosis is a special type of diffusion. In osmosis, water move across the cell membrane from an area of the high water concentration to an area of lower water concentration. बातें क्लियर हो गई? Like all form of diffusion, osmosis only happen when there is a concentration gradient. Osmosis is passive diffusion, no ATP is used. Water move from high to low concentration, that is the water move from an area with the few particles dissolved into an area with the many particles dissolved in it. If you have two sides of the membrane and the particle cannot move, water will move. How does it get through? There are protein called aquaporine embedded in the cell membrane. They allow water to pass. तो आपने देखा कि ऑस्मोसिस में भी एक तरह के प्रोटीन की आवश्यकता कभी कभी होती है, जो चैनल के रूप में काम करता है, जिसे हम एक्वापोरिन कहते हैं। एक्वापोरिन आर मेड अप ऑफ ए जीन टर्न ऑन एंड दे आर taken back out of membrane when the cell has enough water. Genetic problem can cause the wrong amount of pore to be made when cause water imbalance. ये इसकी बातें, ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जाने तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ आप छोटे बच्चे एक्वापोरीन के बारे में हमें बात करनी थी। देखिए ये एक्वापोरीन है, ये वाटर को ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके द्वारा सॉल्यूट नहीं जा सकते, इसलिए सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। किधर से किधर वाटर मूव कर रहा है, तो इधर जिधर सॉल्यूट की मॉलिक्यूल ज्यादा है और जिधर सॉल्यूट की मॉलिक्यूल कम है। तो सॉल्यूट की मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन में ज्यादा हो जाए उसे हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक। आप लोग जानते भी होंगे टोनोसिटी ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ के आधार पर सॉल्यूशन को तीन भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं आइसोटोनिक, दूसरे को कहते हैं हाइपोटोनिक और तीसरे को कहते हैं हाइपरटोनिक। Concentration of the water, direction of the osmosis is determined by comparing total solute concentration. Hypertonic, hypotonic, isotonic अभी समझा रहा था मैं। More solute, less water, hypertonic. Less solute, more water, hypotonic. Equal solute, equal water, isotonic. कहता है कि अगर सेल को आइसोटोनिक यानी सेल के अंदर भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है और सेल को अगर बाहर से आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो ना सेल के अंदर वाटर जाएगा ना सेल से बाहर आएगा। यानी व्हेन सेल केप्ट अंडर आइसोटोनिक सॉल्यूशन नाइदर इंडोऑस्मोसिस नॉर एक्सोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। लेकिन वहीं अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, सेल के अंदर का वाटर बाहर आ जाएगा। सॉरी गलत बोल गए। अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो बाहर का वाटर क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर किधर जाएगा, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक से किधर जाएगा, हाइपरटोनिक। लेकिन अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रख देते हैं तो क्या होगा, सेल के अंदर का वाटर बाहर निकल जाएगा, सेल डिहाइड्रेट होने लगेगा, सेल का निर्जलीकरण होने लगेगा। आइए अगर सेल का निर्जलीकरण होगा तो एनिमल सेल और प्लांट सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल को रखते हैं तो वो श्रिवेल्ड करेगा, इसको कहते हैं हम लोग सेल क्रीनेशन। सॉरी हाइपरटोनिक में श्रिवेल करेगा और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल क्रीनेशन। लेकिन प्लांट सेल को रखेंगे तो क्या होगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। देखिए वाटर बाहर की ओर निकल रहा है, यानी एक्सोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। तो प्लांट सेल के केस में इसे कहते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस और एनिमल सेल के केस में कहते हैं सेल क्रीनेशन या श्रिवेल्ड सेल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे नॉर्मल रहेगा, एनिमल सेल नॉर्मल रहेगा, ना इंडोऑस्मोसिस होगा ना एक्सोऑस्मोसिस होगा प्लांट सेल के साथ भी, तो उस कंडीशन को कहता है फ्लश। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद सेल कैसा रहेगा, फ्लश। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप रखते हैं तो क्या होगा, एनिमल सेल ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि वाटर वो लेगा, वाटर लेते लेते ब्लास्ट कर जाएगा, लाइस टूट जाएगा। देखिए यहां ब्लास्ट कर। लेकिन प्लांट सेल क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। ये क्यों नहीं ब्लास्ट करेगा, क्योंकि इस पर सेल वाल है और इस पर सेल वाल नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है, net overall movement of the particle down a concentration gradient from higher concentration to lower concentration occur as a result of random movement of particle. Osmosis, net movement of the water molecule down a concentration gradient from water concentration from higher concentration to lower concentration through a partially permeable membrane such as the cell membrane. यानी ऑस्मोसिस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, और सॉरी डिफ्यूजन के लिए, डिफ्यूजन कहीं भी हो सकता है। कमरे में सेंट की शीशी खोलेंगे पूरे कमरे में फैल जाएगी, यह भी डिफ्यूजन है। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक है। यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही एग्जाम्पल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या पर्चमेंट पेपर भी हो सकता है। अब इसके बाद दूसरी बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव की बात यही खत्म होती है, अब एक्टिव पर बात करना शुरू कर रहे हैं। The net movement of molecule and substance against the concentration gradient
from lower concentration to the higher concentration. This requires the energy for respiration as molecule will not be naturally move from lower to higher concentration. That's why it is called the active transport. Active transport work on using carrier protein which are enabled in the cell membrane to pick up the specific molecule and take them through the cell membrane against the concentration gradient. ये सारी बातें आप समझ रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायर है, लेकिन केवल एटीपी की रिक्वायरमेंट से नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खास तरह के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल को हाई कंसंट्रेशन की ओर पंप करने की विशेषता रखते हैं, और ये पंप करने के लिए उनके कन्फॉर्मेशनल चेंज होने की आवश्यकता, और इस कन्फॉर्मेशनल चेंज होने के लिए प्रोटीन को ऊर्जा की आवश्यकता है जो एटीपी के रूप में दिया जाता है। अभी तक न्यूट्रल सॉल्यूट के बारे में आप जान रहे थे। यहाँ आइए, एज ए पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू ए नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ion or molecule are transported across the membrane against their concentration from lower to higher concentration. Such transport is energy dependent process in which ATP utilized and called the active transport. Example, sodium potassium. Active transport is the movement of the substance against its concentration gradient from low to high concentration require ATP. Simple बात है। And there are two type of active transport, primary active transport and secondary active transport. ये समझना यहाँ जरूरी है कि primary active transport use ATP directly. Secondary active transport use ATP indirectly because it use an electrochemical gradients. As one molecule cross the membrane, it help the another molecule enter against the concentration gradient. कहता है कि एटीपी के एक्सपेंडिचर से जो डायरेक्टली पंप चले उसको प्राइमरी पंप, और कोई एक पंप चल रहा है उसके संदर्भ में दूसरा पंप चलना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पंप। आइए प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप को अलग अलग हम लोग देखते हैं। आप देख रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पोटासियम कि 2 मॉलिक्यूल पोटासियम बाहर से अंदर आ रहा है और 3 मॉलिक्यूल सोडियम अंदर से बाहर जा रहा है एक एटीपी के खर्चे। तो आप क्या क्या पा रहे हैं कि यहां से जब एटीपी के खर्च होने से ये जो पोटासियम इधर सोडियम इधर गया, तो ऑलरेडी पहले सोडियम का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा था और फिर भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सोडियम को भेजा गया। अब इधर और जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया सोडियम का, तो ऑटोमेटिक ये सोडियम ऊपर से नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए ये नीचे आ रहा है। अब ये सोडियम की जो ट्रांसपोर्ट इधर से इधर हो रही है, तो इसके साथ साथ ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए यहां किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं लगी। ये प्राइमरी पंप डायरेक्ट एटीपी के कनेक्शन में चल रहा है और इस पंप के चलने से ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ सेकेंडरी, तो ये हो गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाकी बातें क्लियर हुई? तो आपको ये जानना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 तरह के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी सोडियम पोटासियम पंप, it is a specific case of active transport. This is the one of the best example of active transport in animal cell. This pump transport Na plus ion out of the cell and the K ion into the cell, thus keeping to the intracellular concentration of Na low compared to outside and the intracellular concentration of K high. This pump is driven hydrolysis of ATP. It uses about 30% of energy available to any one animal cell. The pump is transmembrane carrier protein made up of 4 subunits, too large and too small. Anyway, तो आपने ये सोडियम पोटेशियम पंप को समझा। अब सोडियम पोटेशियम पंप में आप 3 बातों को देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोटीन ये लगा हुआ है इसका नाम है क्या है, एटीपीएस। ये एटीपीएस क्या करेगा, एटीपी को तोड़ेगा। एक बार ये पूरे फिगर को ध्यान से देखिए, 3 सोडियम आके लग गया, एटीपी भी खर्च हो गया, तीनों सोडियम बाहर की ओर निकल गया। अब देखिए
2 पोटासियम आ गया और ये पोटासियम से फॉस्फेट, फिर क्या हुआ, ये पोटासियम अंदर किया। तो आपने यहां क्या देखा कि 3 सोडियम को बाहर निकालने और 2 पोटासियम को अंदर लाने के लिए 1 एटीपी खर्च हुआ है। ध्यान से देखिए, क्लियर। और ये पंप काम कर रहा है। तो इस तरह के पंप जो डायरेक्ट एटीपी के रिक्वायरमेंट्स पर काम करें, इसे हम लोग प्राइमरी पंप कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या आया, सोडियम पोटासियम पंप। अब बच गया सेकेंडरी पंप, आइए उसे भी देखते हैं। सेकेंडरी पंप का एग्जाम्पल है प्रोटॉन पंप। देखिए यहां एटीपी खर्च हो रहा है, ये देखकर घबराइए नहीं। पेट के अंदर एसिड का निर्माण, HCl का निर्माण कैसे होता है, इसी बात को यहां दिखाया गया है। लेकिन आपको इतनी डिटेल बात में नहीं, छोटी सी बात बता करके आगे बढ़ूंगा। यहां आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड OH, H2O, H+, ये देखिए H+ निकल रहा है। आप जानते हैं कि यहां ATP के जो खर्च हो रहे हैं, इससे तो क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन पंप कर रहा है और पोटासियम आयन निकल रहा है। आ रहा है पोटासियम आयन और ये चैनल चल रहा है। यहां इस प्रोटॉन के लिए अलग से तो ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है और ना इस Cl के लिए हम अलग से ऊर्जा दे रहे हैं। यहां भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार ये काम हो रहा है, यहां भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार हो रहा है, यहां भी Cl कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार निकल रहा है। तो यहां देखिए एक जगह एटीपी खर्च हो रहा है, लेकिन ये चैनल चल रहा है, Cl का भी चैनल चल रहा है, इसका भी चैनल चल रहा है और साथ में प्रोटॉन भी पंप हो रहा है, इसलिए इसका नाम है प्रोटॉन पंप। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि एक जगह एटीपी के खर्च से 3-3 पंप चल रहे हैं। तो ये सारे पंप क्या हुए, सेकेंडरी पंप। अब ये जो आपके स्टोमिक के ल्यूमेन में ये Cl और ये H+ मिल के बनाते हैं क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिडिटी फॉर्म करता है। ऐसे सामान्य रहे तो ठीक है, अगर ये ज्यादा बनने लगेगा तो एसिडिटी फॉर्म करेगा। तो ये रहा प्रोटॉन पंप। तो इस प्रकार आपने एक्टिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा और उसमें 2 बातें देखा, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी के लिए एग्जांपल आपने सोडियम पोटासियम पंप लिया, सेकेंडरी के लिए प्रोटॉन पंप लिया। उसी तरह आपने पीछे में पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा, उसमें 3 बात देखा, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में 3 बात देखा, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। और ऑस्मोसिस में 2 बात आपने देखा, इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस को प्लांट सेल में आपने कहा प्लाज्मोलाइसिस, एनिमल सेल में कहा क्रीनेशन, सेल क्रीनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्ट की लगभग बातें आपने, ये समरी है मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्ट का। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कंट्रापोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट, एंटीपोर्ट, एक्सचेंज। ये दोनों क्या है, सेकेंडरी है। ये क्या है, प्राइमरी है। ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है। पैसिव है सब डाउनहिल में, माने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर डाउनहिल कहते हैं, और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन अपहिल कहते हैं। कैरियर, पैसिव डिफ्यूजन में कोई कैरियर की जरूरत नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन में बाकी सब में चाहिए। एनर्जी की यूटिलाइजेशन फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, बाकी में सब में चाहिए। इसमें डायरेक्ट चाहिए, इन दोनों में इनडायरेक्ट। डिपेंड अपॉन द Na ग्रेडियंट, तीनों में कोई ग्रेडियंट की जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत है। सोडियम की ग्रेडियंट जो अभी हमने समझाया था कि कैसे सोडियम के ग्रेडियंट पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब आते हैं भाई बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसको आप इंडोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। When the molecule are too large to move through a channel protein or by using a carrier protein, vesicle are used to move the bulk molecule, that is called bulk transport. The bulk transport of substance accomplished by the endocytosis and exocytosis. यहाँ देखिए ये सेल के अंदर आ रहा है वेसिकल बना के, इंडोसाइटोसिस। ये उल्टा है इसलिए ये हो गया इंडोसाइटोसिस, और इधर से बाहर निकल रहा है एक्सोसाइटोसिस। यहाँ देखिए ये नीचे की ओर वेसिकल बना के आ रहा है इंडोसाइटोसिस, ये भी इंडोसाइटोसिस।
ये भी इंडोसाइटोसिस। अब ये सॉलिड है इसलिए इसका नाम होगा फैगोसाइटोसिस, ये लिक्विड है पिनोसाइटोसिस, और इसका नाम होता है क्या, मॉलिक्यूल कैरियर मेडिएटेड फैगोसाइटोसिस। आइए इस पर डिटेल से बात करते हैं। इंडोसाइटोसिस, सेल अंदर की ओर लेगा, इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस बाहर लेगा। अब इंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस, और यहां देखिए पिनोसाइटोसिस। अब एक मॉलिक्यूल लिया है, छोटा पिनोसाइटोसिस, मैक्रो पिनोसाइटोसिस। सेल निकाल दिया, एक्सोसाइटोसिस। तो ये बातें तो फिर हम लोग आगे भी जानेंगे, लेकिन यहां एज ए मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी और बात इस पर हम करना चाहते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑकर बाय एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस। देखिए यह इंडोसाइटोसिस, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, धीरे धीरे अंदर आया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना दूर का कट गया, और ये कट करके क्या होगा, वेसिकल बना लिया। इस वेसिकल का नाम इंडोसोम, और ये इंडोसोम यहां आइए देखिए ये किससे फ्यूज कर रहा है, ये इंडोसोम। तो ये गोल्जी ऑपरेटस से ये बना है लाइसोसोम, ये है प्राइमरी लाइसोसोम। तो कहता है कि इंडोसोम से कौन फ्यूज किया, प्राइमरी लाइसोसोम, और इस प्रकार इस संरचना का नाम हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये सेकेंडरी लाइसोसोम अब क्या कर लेगा, रेसिड्यूअल बॉडीज का निर्माण किया, मैंने डाइजेस्ट कर दिया। अब रेसिड्यूअल बॉडीज क्या होगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो गया और मटेरियल को बाहर निकाल दिया। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार यहां की आप कंडीशन देख रहे हैं। यहां से इंडोसाइटोसिस शुरू हुआ, ये मटेरियल देखिए कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। यहां आ गया, और फिर देखिए यहां से लाइसोसोम कैसे कैसे आगे आ रहा है, यहां आ गया। तो ये दोनों मिलकर के क्या किए, सेकेंडरी लाइसोसोम बना लिए। याद रखना है कि इंडोसोम और लाइसोसोम मिलकर के क्या बना लिया, सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर क्या हुआ, मटेरियल का डाइजेशन हो गया। तो सारे मटेरियल तो नहीं डाइजेस्ट होंगे, जो कुछ बच गए अब उनका नाम क्या हो गया, रेसिड्यूअल बॉडीज। और ये रेसिड्यूअल बॉडीज क्या हो रहा है, सेल के बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां अटैच हुआ, जो यहां से कट के निकला, वो तो फिर यहां आकर अटैच हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं कि यहां से कट के लॉस कर गया, लेकिन साथ में क्या हुआ, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो गया, आउटर से इनर में आ गया और इनर से बाहर चला गया। ये बड़ा फिगर था, लेकिन इसमें इतनी ही बातें को हमको आपको दिखाना था। तो आपने ये देख लिया कि इंडोसाइटोसिस क्या है और एक्सोसाइटोसिस क्या है, ये टर्म है। अब फिर हम लोग जब गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां हम फिर आराम से ये बात आपको बताएंगे ऑटोफैगी क्या है। अब यह दूसरी बात कि इंडोसाइटोसिस जो हमने बताया, तो इंडोसाइटोसिस में अगर सॉलिड मटेरियल ले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड ले पिनोसाइटोसिस। तो देखिए इधर से फैगोसाइटोसिस दिखाया जा रहा है, वही बात है। फिर एक्सोसाइटोसिस। अब मैक्रोफाज एक पर्टिकुलर सेल के बारे में दिखा रहे हैं कि कैसे वो फैगोसाइटोसिस करता है। बैक्टीरियम बिकम अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन इन वेजिनेशन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। सेल पहले फैगोसाइटोसिस में क्या किया, ऐसा स्यूडोपोडिया का निर्माण किया। इसके अंदर बैक्टीरिया, बैक्टीरियम इज इंजेस्टेड फ्रॉम फैगोसोम, और इस तरह से चारों ओर से मेम्ब्रेन से घेर करके इसको फैगोसोम बना लिया। अब ये फैगोसोम फ्यूज विथ लाइसोसोम। फैगोसोम क्या हुआ, लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो गया, वही सेकेंडरी लाइसोसोम।
लाइसोसोम एंजाइम डाइजेस्ट द मटेरियल। लाइसोसोम ने बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर दिया और डाइजेस्ट करने के बाद सेल से बाहर निकाल दिया। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट आर रिलीज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सेल। तो ये क्या हो गया? एक्सोसाइटोसिस। इसका दूसरा नाम मियोसाइटोसिस, तीसरा नाम सेल वोमिटिंग, इसका नाम सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस है। लेकिन अगर पिनोसाइटोसिस रहता तो सेल ड्रिंकिंग। तो याद रखना है सेल ड्रिंकिंग, सेल वोमिटिंग, सेल ईटिंग। ओके, अब मैं समझता हूं कि आप लोगों ने मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्ट को बेहतर समझ से समझा होगा कि मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्ट में बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है और आयन ट्रांसपोर्ट क्या है, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। अब ट्रांसपोर्ट के बाद मैं दूसरी तरफ बात करना चाह रहा हूं। अब देखिए कि ये ट्रांसपोर्ट पैसिव और एक्टिव। एक्टिव में क्या क्या है? इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी। पैसिव में क्या है? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये ऊपर से चार्ट आ गया। अब ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है सो देखिए। ये इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मेम्ब्रेन वेसिकल के द्वारा होगा। मेम्ब्रेन स्पैनिंग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा ये होगा। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए इसके लिए। और ये सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड बाइलेयर होगा। तो लिपिड बाइलेयर के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हो, सब में प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में भी प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट क्यों दिखाई जा रही है? इसलिए कि एक्वापोरिन भी प्रोटीन है जो ऑस्मोसिस में भाग लेता है। ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप देखेंगे। इससे आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दोनों बात का पता चलेगा। क्योंकि ये लाल रंग जो दिखाया गया है वहां ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ब्लू कलर दिखाया गया है वहां नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यहाँ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अब और भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता है और यहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं। अब दूसरी बात लेके आते हैं जो आपने ये पढ़ा था कि सेल आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो सेल एडहेशन संरचना भी आपने पढ़ा है, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा था कि किस तरह से दो सेल आपस में एंकर करते हैं। कहता है कमनली देयर इज द यूनिफॉर्म इंटरसेलुलर स्पेस गैप 200 to 300 एंगस्ट्रॉम सेपरेटिंग क्लोजली एडजेसेंट सेल। Sometimes, however, many cells in the tissue are linked to each other and to the extracellular matrix as many special contact site is called the cell junction and permit or restrict the passage ion or macromolecule between the cell. तो cell junction का concept आपको है। Of all the social interaction between the cell in multicellular organism, the most fundamental are the hold the cell together. Many cell and tissue are linked one together to the extracellular matrix as a special contact site called the cell junction. आप ऑलरेडी हमसे सेल जंक्शन जान रहे हैं। Cell junction are the very minute structure and are not visible by light microscopy. Classification of cell junction: cell junction, tight junction, gap junction, desmosome, adherent belt or zonal adherence. Cell matrix junction, focal contact, adhesion plaque, hemidesmos. इसमें सारी बातें आप जानते हैं कि कैसे सेल, तो क्या फंक्शन है। तो स्पेशल सेल स्ट्रक्चर जो है उसका फंक्शन क्या है? सेल एडहेशन। अब सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन भी पाए जाते हैं, उनका क्या फंक्शन है? सेल रिकॉग्नाइजेशन। आइए उस पर बात करते हैं। द रोल ऑफ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट इन द सेल रिकॉग्नाइजेशन। Cell recognize each other by the binding to the surface molecule of a carbohydrate on the plasma membrane. Membrane carbohydrate may be covalently bound to the lipid forming glycolipid or more commonly to the protein forming the glycoprotein. Carbohydrate on the external side of the plasma membrane may vary among a species, individual, even the cell type or individual. तो हर सेल के लिए अलग अलग है। तो ये
सेल को रिकॉग्नाइज, एक सेल दूसरे सेल को पहचानने में मदद करता है और रिजेक्ट करने में मदद करता है। इसको कहते हैं हम लोग सेल सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल सेल रिजेक्शन या सेल इनकम्पैक्टिबिलिटी या इम्यूनिटी। जब आप पढ़ेंगे, इम्यून्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये बातें काफी इंपॉर्टेंट होगा। इतना एक छोटी सी बात जान लें कि यही ग्लाइकोप्रोटीन ब्लड सेल को डिवाइड करता है। आप लोग जो जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, तो ये ब्लड का जो ब्लड सेल का जो बंटवारा है, ब्लड ग्रुप की जो बंटवारा है वो डिपेंडेंट है किस पर? इस कार्बोहाइड्रेट्स पर, कि सेल कोट में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन। क्योंकि ब्लड ग्रुप ए वाले के पास जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो ब्लड ग्रुप बी वाले के पास नहीं है, और ए बी वाले के पास भी वैसा है, ओ के पास नहीं। अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर इसी बंटवारा है, जो शायद आप ब्लड ग्रुप में पढ़ेंगे या जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अब इसके बाद ये इसकी अंतिम फंक्शन जो है वो है सेल लोकोमोशन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे सेल लोकोमोशन में भाग लेता है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रिवन बाय डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ द एक्टिन साइटोस्केलेटन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो एक्टिन साइटोस्केलेटन, जो शुरू में मैंने बात किया था कि अगर लगा हुआ है, वो किस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन हो रही है। अमीबा माइग्रेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल, व्हाइट ब्लड सेल इंटर टिश्यू, सेल फॉर वुंड हीलिंग, ये सारे सेल माइग्रेट करते हैं और इनकी माइग्रेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का योगदान होता है। इनहिबिशन ऑफ एक्टिन पॉलीमराइजेशन ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ सेल सरफेस मोशन, कहता है कि जब तक एक्टिन प्रोटीन बनता रहेगा ये सेल आगे की ओर इलांगेट करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही अगर वो एक्टिन प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाएगा, सेल बनना बंद, सेल आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। देखिए इतना सा आगे। तो आप ये जान गए कि सेल लोकोमोशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है, सेल सेल रिकॉग्नाइजेशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है, सेल सेल एडहेशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है, मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट या मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्ट में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है। तो मुख्य रूप से आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रोल को देखा। आइए आगे बढ़ते हैं और सेल लोकोमोशन को और डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। अमीबोइड मूवमेंट इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए अमीबा कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे स्यूडोपोडिया बन रहा है। तो स्यूडोपोडिया बनने का कारण क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। यहाँ भी एक्टिन प्रोटीन ही भाग लेता है। आप ऑलरेडी अमीबा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़े होंगे, तो उसमें अमीबा के मूवमेंट के बारे में जानते होंगे, सोल्जेल थियरी या एक्टिन प्रोटीन थियरी या फोल्डिंग थियरी जानते होंगे। तो ये यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है। और देखिए कैसे ये आगे की ओर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, नया स्यूडोपोडिया बन रहा है और पुराना स्यूडोपोडिया खत्म हो रहा है, और फिर मूवमेंट अपोजिट भी हो रहा है ना। तो इस प्रकार मैंने समझा कि मैंने अति सूक्ष्म में, कम से कम देर में, कम से कम बातों को आपको दिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन को बताया। और ये मैं समझता हूं कि अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ जितना भी हम कहें वो काफी नागन्य है। हमने काफी शॉर्ट में आपको बातें कही है। आइए अब ये आपने जो जितनी देर देखा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो बातें, लिपिड और प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या क्या करते हैं कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो मैंने ये बताया है कि प्रोटीन के कौन कौन से कार्य हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में प्रोटीन भाग ले रहा है, इंजाइम के तरह प्रोटीन भाग ले रहा है, आयन चैनल के तरह प्रोटीन भाग ले रहा है, वोल्टेज गेट के तरह प्रोटीन भाग ले रहा है, सेल आइडेंटिफाई माने सेल सेल रिकॉग्नाइजेशन, जो ब्लड ग्रुप वाली बात बोले थे, तो सेल रिकॉग्नाइजेशन में भी ये प्रोटीन भाग ले रहा है क्योंकि यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ। और सेल सेल एडहेशन, जो बात बताया था, एक सेल को दूसरे सेल से एडहेशन में भी ये भाग ले रहा है। आपने ये देखा कि प्रोटीन के 3 और 3 6 मामले हैं। पहला रिसेप्टर प्रोटीन के रूप में, इंजाइमेटिक प्रोटीन के रूप में, आयन चैनल के रूप में, वोल्टेज गेट के रूप में, सेल मेडिएटेड मार्कर के रूप में, जो एबीओ ब्लड ग्रुप के टाइपिंग पर बताया था, यही डिटरमाइन करता है। और सेल सेल एडहेशन, ये प्रोटीन इतने तरह से भाग लेते हैं।
अब मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं कहा इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम।